हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज से हम फिजिक्स की एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें हम जो क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक्स या फिर जो हम चैप्टर्स बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स को हार्ड जाते हैं, हम उन टॉपिक्स को एक वन शॉट सीरीज रिवीजन टाइप सीरीज हम ये क्रिएट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम बेसिकली उन चैप्टर्स को एक अच्छी तरह से रिवाइज करवा देंगे इन वेरी लेस टाइम। सो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। पहला हमारा टॉपिक होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मतलब आरबीडी, यानी कि हो गया हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। सो यार अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने रोटेशनल बॉडी डायनामिक्स ही टॉपिक क्यों चुना। सो व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद सम स्टूडेंट्स, तो मुझे ये समझ में आया कि यार सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लीव दिस टॉपिक। सो यार मैंने उनसे पूछा यार क्यों why you are going to leave this topic। so उनमें से कुछ का जवाब आया कि भैया ये टॉपिक अदर टॉपिक के कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड है। so मैंने तो कहा यार इस टॉपिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यार क्या फिर तुम इसे लीव करोगे। so उन्होंने कहा यार भैया ये हार्ड टॉपिक है, so there is no option for us। so मैंने कहा कि अगर मैं इसकी एक सीरीज बना देता हूँ, एक स्पेशल सीरीज जिनमें मैं ये पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवा दूंगा। जो आप अगर ये आप वीडियो पूरा भी देखते हैं टिल द एंड, आप जो चीजें लीव करने जा रहे थे, जो चीजें आप छोड़ देने वाले थे, वो कम से कम आप कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपने कुछ चीजें छोड़ दी है और मान लीजिए उससे अगर आसान क्वेश्चन आता है, तो क्या हम वो बेनिफिट भी हमारा छोड़ देंगे बस एक गलती की वजह से। ये गलती तो हमें नहीं करनी है। देखिए इस एग्जाम में एक एक मार्क भी आपका 1000 रैंक से आपका डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हमें वो चीजें नहीं चाहिए, वो डिफरेंस नहीं चाहिए, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग इन अ इजियर वे। मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि हम इस चैप्टर को एक इजियर वे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जो आप तक ने, मुझे लगता है शायद आपने अभी तक नहीं की होगी कहीं पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स का ओवरव्यू बता देता हूं कि यार ये जो आरबीडी है ये थोड़ा एक लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट्स में हमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें आरबीडी क्या होता है, मतलब रिजिड बॉडीज क्या होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, या फिर पिछले 40 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और क्या इजी क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक से। ये सारी चीजें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड इन द सेकंड पार्ट में हम एंगुलर वेलोसिटी और टॉपलिंग वगैरह ऐसी चीजें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी होगा, बाकी के वीडियोस के लिए वो वन शॉट होगी, पर ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मुझे इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस टॉपिक से बोर हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यार ये रिजिड बॉडी होती क्या है। तो यार इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है हर वो बॉडी, एवरी बॉडी दैट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप। अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन, इफ व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, इट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप, या इट गेट्स ब्रेक एट सम फोर्स। कुछ फोर्स पे ये ब्रेक हो जाती है, बट एट नॉर्मल फोर्स ये अपना शेप जो है वो चेंज नहीं कर रहे। देख रहे हैं मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, बट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप। हर वो चीज जो अपना शेप चेंज नहीं करती while applying any force, it is called rigid body। और कुछ डेफिनेशन है जैसे कि रिजिड बॉडी की, अगर ये कोई रिजिड बॉडी हो गई, मान लेते हैं हम कि ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पे जो भी पॉइंट होगा, द वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर इज आइदर 0 और परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इट। ओके, इसका मतलब क्या है समझ लिया मैंने कि अगर ये पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट टू, वो तो या फिर परपेंडिकुलर होगी या तो 0 होगी इन दोनों के लाइन के। मतलब ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा अगर ये रिजिड बॉडी कहलाती है। तो इस तरह से कुछ चीजें काम करती है रिजिड बॉडी में। ठीक है, हमें रिजिड बॉडी समझ ली। अब हमें इस रिजिड बॉडी काम कैसे करती है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजें हमें स्टेप वाइज, पार्ट वाइज बोल दीजिए, हमें समझनी है। ठीक है, इन रिजिड बॉडीज में और एक कुछ चीजें होती है समझने वाली, जैसे कि इनमें क्या होता है कि इनका एक एक्सिस होता है। मान लीजिए ये कोई डिस्क है, ठीक है, अगर ये एक डिस्क है तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है
वो तो इसका सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो उस बॉडी पे भी लाई कर सकता है या फिर बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्क होती तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर में होता, ठीक है। मतलब वो डिस्क जो है वो पूरी भरी हुई है, मतलब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसका सेंटर है। पर अगर हम एक रिंग की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिंग, पर अब जब हम एक रिंग की बात करते हैं ना, तब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्चुअली उस रिंग पे लाई नहीं करता, पर वो अभी भी उसका सेंटर है। मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी पे लाई भी कर सकता है और बॉडी पे लाई नहीं भी कर सकता है। मतलब दोनों सिचुएशन, दोनों जो कंडीशन है वो रिजिड बॉडी के केसेस में हम बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में फॉलो होती है। जैसे कि इस केस में जो है इट इज lying on the body, and in this condition it is not lying on the body, but दोनों जो बॉडीज है वो एक्चुअली रिजिड है, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी कि एक्सिस जो है वो आपका जरूरी नहीं है कि वो उस चीज पे ही लाई करे, वो बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। अब इन रिजिड बॉडीज की ना एक और एक खासियत है, जैसे कि अगर आप ले लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है ना, तो इसमें एक खासियत है कि हर एक पॉइंट इस रिजिड बॉडी के इसके एक्सिस के अराउंड ही घूमता है। जैसे कि मैं अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसकी वेलोसिटी अगर कुछ ऐसी होगी तो ये इस एक्सिस के अराउंड घूमेगा, ये हो गया, ये भी इस एक्सिस के अराउंड घूमेगा। सो ये पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई भी एनी पॉइंट ऑन दिस बॉडी रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये पॉइंट भी हो गया, वो भी कुछ इस तरह से इस बॉडी के जो एक्सिस है उसी के अराउंड घूमेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में इस एक्सिस के अराउंड जो है वो घूमेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। सो इट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े, मतलब जो रिजिड बॉडी क्या थी वो हमने समझा और उसके क्या प्रॉपर्टीज है वो हमने समझे थे, बट एक्चुअली इन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। सो हमने सिर्फ ये हमारे नॉलेज के लिए समझ लिया कि रिजिड बॉडीज होती क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यार सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर आपने अभी रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है, वन डायमेंशनल मोशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी कि हम जो सारी चीजें हैं वो एक कैटेगरी, मतलब एक थिंग के अराउंड हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम मास बोलते हैं, मास को कंसीडर करके ही हम उसकी एनर्जी निकालते हैं, मास को कंसीडर करके ही हम उसका मूवमेंट हम निकालते हैं, या फिर मास को कंसीडर करके हम बाकी सारी चीजें करते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हम कब करते हैं, जब हम लीनियर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर चीजें मतलब हम एक डायरेक्शनल चीजों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तब हम उसके मास के साथ डील करते हैं। ये जो यम स्टैंड कर रहा है यहाँ, वो उसके मास के लिए स्टैंड कर रहा है। बट सिमिलरली अगर हम एंगुलर चीजों के बारे में अगर हम डील कर रहे हैं ना, तब हम एक नया फैक्टर को यहाँ इंट्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है एक रिप्लेसमेंट ऑफ मास इन एंगुलर सिस्टम। ओके, मैंने ऐसा बोल दिया, बट एक्चुअली इन रियलिटी वो होता नहीं है, दोनों के डायमेंशंस अलग है। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझने के लिए मैं ये मान रहा हूं कि मास का जो अल्टरनेटिव है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर सारी चीजों के लिए, मतलब टॉर्क के लिए या फिर हर चीज के लिए कोई अल्टरनेटिव है, तो वो है हमारा आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है हमारा आई, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा, आपको समझ में होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या एक्चुअल में, ठीक है। सो अब लीनियर चीजें क्या हो गई और एंगुलर चीजें क्या हो गई वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एंगुलर चीज मतलब यार वो वाली चीज जो खुद के अराउंड घूम रही है। एंगुलर चीज मतलब हम अगर ये एक अगर एक व्हील है तो वो खुद के अराउंड घूमता है,
तभी गाड़ी जो है हमारी आगे जाती है। सो ये जो एंगुलर चीजें है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी उस एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और अगर हम लीनियर बातें कर रहे हैं तो ये घूमते घूमते आगे भी जा रहा है, ये व्हील जो है वो घूमते घूमते आगे भी जा रहा है। तो आगे जाने वाली जो चीजें हैं, जो भी आगे जाने वाला उसका एक्सेलरेशन हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई, उसका एक्सेलरेशन हो गया, वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे लीनियर वाले पे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि यार ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस तरह से चेंज करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस वाइज चेंज करता है, पॉइंट वाइज चेंज करता है। मान लीजिए कि एक रॉड है, हम इस रॉड के बारे में अभी बात करेंगे। सो हम इस रॉड के जो सेंटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इस सेंटर से एक एक्सिस जा रहा है जो एक्चुअली परपेंडिकुलर है रॉड को, ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। सो अभी ये एक्सिस कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, और ये एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है रॉड को। सो इसलिए इस एक्सिस के अलोंग ml²/12 है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इस पॉइंट और इस एक्सिस के अलोंग ml²/12 होगा। सो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, या फिर उनका एक फॉर्मूला भी है निकालने का। बट हम अगर उनको याद करके चलते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है। अगर कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें याद करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि हमें कौन सी याद करने हैं और कौन से नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि कैसे है। ml²/12 हो गया उसके सेंटर के थ्रू जो एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। और अगर ये सेम एक्सिस अगर उसके एंड से पास होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता, वो होता ml²/3, ठीक है। तो इस तरह जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी पॉइंट के अलोंग और एक्सिस के अलोंग भी वेरी करता है। अगर वो एक्सिस कुछ इस तरह से होता, और यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये भी है कि इस एक्सिस का जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब इस एक्सिस को मैं अगर इस तरह से देखता हूं, जैसे कि ये जो रॉड है ना वो एक पेन टाइप की है, मतलब ये जो देख रहे हैं आप ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, मतलब ये सेम है। ये जो रॉड है ना वो इस पेन की तरह है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब मैं जो अगला एक्सिस मान रहा हूं वो इसके अंदर से, मतलब इसके अंदर से मान रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल है। तो सर्कल के मिड पॉइंट से जो हमारा नेक्स्ट एक्सिस है, जो कि ये एक्सिस है, वो पास हो रहा है। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो भी इसकी रेडियस होगी, जैसे कि मैं इसकी रेडियस r मान ले रहा हूं, तो वो होगा mr²/2, ठीक है। तो हमने काफी चीजें यहाँ पे समझ ली है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। तो उसके कुछ फॉर्मूलेस है, उसके कुछ थ्योरम्स है निकालने के। तो ये सारी चीजें कभी कभार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ लेते हैं। बहुत बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ करके जाइए ना जाइए, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको करके जाना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान आता है जो हमें लीव नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है, चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। सो अब हम आते हैं कंटिन्यूअस मास बॉडी पर। तो ये कंटिन्यूअस मास बॉडी होती क्या है, इसके साथ डील कैसे करना है और इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। तो यार सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मान लीजिए एक रॉड है। रॉड का एग्जांपल थोड़ा इजी है इसलिए मैं वो बार बार ले रहा हूँ। इस रॉड के मैं क्या करता हूँ, 3 पार्ट कर ले रहा हूँ। सो मैं अगर 3 पार्ट करता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 10 पार्टिकल्स है, ओके। सेकेंड पार्ट में 20 पार्टिकल्स है और थर्ड पार्ट में 30 पार्टिकल्स है। तो ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म, मतलब टोटली जो है वो एक जैसी नहीं है। मतलब कुछ रॉड्स होती हैं ऐसी जो जिस हर जगह अगर उसके 3 पार्ट्स भी अगर हम मतलब तैयार कर ले तो उनके भी 10 ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग रॉड है, तो इसे ही हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मास बॉडी। मतलब जिसमें एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो
किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में वहां पे हमें मास या फिर पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल को अगर हम समझ लेंगे तो हम सारे क्वेश्चन लगभग कर पाएंगे। तो वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। जो आई है, आई का फॉर्मूला जो है डी आई, जो हम जिसे बोलते हैं, वो है आपका dm ऑफ एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें dm क्या होगा? dm इज द मास ऑफ द स्मॉल पार्ट दैट वी हैव टेकन ऑन द बॉडी एंड di इज द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि उन्होंने बता के रखा है कि ये जो मास है ना हमारा, वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन लैम्बडा जो है इसका, जिसे हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक्स लेंथ पे लैम्बडा मास सिचुएटेड है। तो ये जो लैम्बडा है ना, उसकी वैल्यू है लैम्बडा नॉट एक्स बाई एल, मतलब वो एक्स बाई एल प्रोपोर्शन से मास बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे करना पड़ेगा एक मास मानना पड़ेगा छोटा, जो है एक्स लेंथ का, dx लेंथ का जो मास होगा dx लेंथ का, और वो होगा x लेंथ दूर इस पॉइंट से, ठीक है। तो मैं अगर I लिखता हूं जो कि di है, इंटीग्रेशन ऑफ di, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर मैं लिखता हूं कि जैसे अगर हम देखते हैं dm क्या हो जाएगा हमारा, dm हो जाएगा लैम्बडा नॉट x बाई एल इंटू द लेंथ दैट इज x, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पूरे लेंथ के लिए m मास है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि पूरी जो रॉड है उसका मास m है, और जो मास है वो इस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। तो अगर पूरे के लिए m होगा, पूरे लेंथ के लिए, तो dm के लिए तो इतना होगा, ठीक है। तो मैं वो ले लेता हूँ लैम्बडा नॉट x इंटू एक्स गेट्स एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो भी ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है एक्स की पावर 4 बाय एल, और ये जो है वो 0 से लेके एल तक। हमें से अगर हम सॉल्व भी करते हैं फर्दर तो लास्ट आंसर आता है हमारा लैम्बडा नॉट एल की पावर 3 बाय 4, ठीक है। यहां से हमें ये चीजें पता चल गई कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ रहा है इतना। अब आते हैं हम कुछ 2 थ्योरम्स पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, जिनका नाम है यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इन्हीं थ्योरम से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब ये थ्योरम्स क्या कहती हैं, किस तरह से इन चीजें ये बताती है थ्योरम, हम अब वो जान लेते हैं। तो ठीक है, जो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, वो कहती है कि यार जो आपका जो आईपी है, मतलब इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी पॉइंट, वो होगा ICOM, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM प्लस मास ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द COM का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं बोलता हूं ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड ही आते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? Moment of inertia about z-axis will be equals to the moment of inertia about x-axis plus moment of inertia about y-axis, ठीक है। तो ये क्या चीज है? अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है तो आपको कुछ चीजें याद होंगी। मैंने कहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक उसका एक्सिस कैसा है और दूसरी वो किस पॉइंट के अलोंग है, ठीक है। तो इस सारी चीजें, जैसे कि हम एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं तो ये चीजें हो रही है, और पी के बारे में, पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो ये चीजें हो रही है। तो एक्सिस से कैसे वैरी करती है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। तो अगर ये एक डिस्क है तो इस डिस्क की जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ, अगर मैं एक्सिस इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह से एक्सिस है, मतलब इन द 3D वे, अगर वो एक्सिस इस तरह से है तो
उसका z एक्सिस में है उसका एक्सिस, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आएगा आपका mr²/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। और वही एक्सिस अगर इस तरह से है, ठीक है, अगर इस तरह से मतलब इन द एक्स डायरेक्शन है वही एक्सिस, तो उसकी इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी आपकी mr²/4। और वही एक्सिस अगर इस तरह से है मतलब इन द वाई डायरेक्शन है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी mr²/4। तो आप वेरिएशन समझ रहे हैं किस तरह से चीजें वर्क कर रही है कि एक्सिस के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और पॉइंट के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आ गई है। तो इस थ्योरम को हमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि इस थ्योरम से ही इजी क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं वो आते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो गई यार, एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में भी दिया था कि एक रॉड है जिसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ, और जो एक्सिस है वो अभी भी परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पे ICOM क्या हो गया, ये कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी यार, ml²/12। और एक जो हो गया वो एक्सिस हो गया फ्रॉम द लास्ट, यहां से हमें निकालना है जो है हमारा p है। ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमें दिया यार वो है l/2 आपका। सो ठीक है, उन्होंने बोला यार IP निकालो, तो हम वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो IP अगर हम फाइंड कर दे तो उन्होंने बोला है ICOM ले लीजिए प्लस वहां पे जो मास है, उसके बाद जो डिस्टेंस आपने क्रॉस किया है उसका होल स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। ICOM क्या है यार, ml²/12 है, प्लस ये क्या हो रहा है ml²/4 आ रहा है, टोटल क्या हो रहा है ml²/3। तो ठीक है, हमें इस तरह से IP की वैल्यू पता चल गई। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे जब भी हम आसान क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो आसान क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूलाज के से आते हैं। हम इन फॉर्मूलाज को कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो हम आसान क्वेश्चन नहीं कर पाते। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको इसे एक सिंपल वे में समझा देने वाला हूं, जिसकी मदद से अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप हमेशा याद रखते हैं ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। क्या है ये फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, क्या कह रहा है कि आई जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आपको एक टर्म से इक्वल करना है, इक्वेट करना है। वो टर्म होगी आपकी mk²। इसमें जो k होगा वही होगी आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। यही है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। सो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन वो पूछ लेते कि यार ये ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो आप बताइए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी। तो आपको करना क्या है, जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे इक्वल कर देना है mk² से। जो k की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन। mm जो भी मास होगा उसको काट दीजिए और k की वैल्यू लिख दीजिए। मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के आपके सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड इजीली हो जाएंगे। सो इससे भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो छोड़ देने वाले क्वेश्चंस भी आप करके आएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क। टॉर्क को हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन एंगुलर थिंग्स। मतलब एंगुलर थिंग्स में जैसे हमने मास को रिप्लेस किया था इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वैसे ही हम फोर्स को रिप्लेस करेंगे टॉर्क से। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, पर हम फॉर आवर कन्वीनियंस हम ये सारी चीजें मान रहे हैं। अब ये टॉर्क होता क्या है यार, टॉर्क एक्चुअली होता है फोर्स को अगर हम कुछ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी मिलता है हमें वो होता है टॉर्क। अब हम इसे अगर एग्जांपल के साथ समझे तो मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। सो इसे जो है वो जी लगेगा, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसका मास जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसे mg। सो अगर मैं इसका टॉर्क निकालू तो टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट के अलोंग, टॉर्क एक्चुअली पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग होता है। सो अगर मैं इसका टॉर्क निकालता हूं इस पॉइंट के अलोंग, तो मुझे समझ में आता है कि जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है मेरा mg। टोटल लेंथ जो है इसकी वो है l। सो इस पॉइंट का जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है आपका mg l/2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और यहां से यहाँ लेंथ जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो l/2 है। सो ये हो गया इसका टॉर्क। अब टॉर्क के
अलोंग ही जैसे हम चीजें करते थे, जैसे हम क्या करते थे कि फोर्स के अबाउट, फोर्स आ गया हमारा तो हम ma लिख देते थे। ma मतलब क्या होता था, उसका एक्सेलरेशन मिल जाता था। अब हम टॉर्क के अबाउट आई अल्फा लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने m को, जो एंगुलर चीज है उसको i से रिप्लेस कर दिया है, और अगर एंगुलर चीजें हैं तो यार एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन एंगुलर आ गया, तो नया वाला मास जो कि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो गया आपके टॉर्क के इक्वल। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो टॉर्क को हमें इक्वल करना है आई अल्फा से, तो हमें आई अल्फा मिल जाएगा, मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने एक इजियर वे में कवर कर दिए। ध्यान दे, हम मेंस का कोर्स कर रहे हैं इसलिए मैंने कुछ चीजें बेसिक्स लेवल से बताई है। अगर हम एडवांस की बातें कर रहे होते तो शायद चीजें थोड़ी और होती, मुझे थोड़े और एग्जांपल्स देने पड़ते, डिफरेंट चीजें करनी पड़ती, बट हमारा पहला फोकस है कि हम मेंस क्रैक करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा इक्विलिब्रियम। यस, हाँ जी हाँ, यहाँ पे भी थोड़े इक्विलिब्रियम के टॉपिक होते हैं। मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप इस क्वेश्चन से कंसेप्ट सीख लेते हैं इक्विलिब्रियम की तो आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है यार कि एक जो रॉड है उसे हमने इंक्लाइंड रखा है दीवार के बीच, तो उसका जो कुछ एंगल है, तो उन्होंने बता के रखा है कि दोनों जो सरफेस है वो रफ है, दोनों जो सरफेस है, जो ग्राउंड का सरफेस हो गया और वो जो वॉल का सरफेस हो गया वो रफ है। तो आप बताइए कि N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, ठीक है। सो हम इसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे कि हम पर्टिकुलर पॉइंट से हम जो है ना वो टॉर्क जीरो करेंगे। सबसे पहले मैं इस पॉइंट से टॉर्क जीरो करूंगा। टॉर्क जीरो करने का मतलब क्या है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सो टॉर्क जीरो करने का मतलब कि दो डायरेक्शन में अगर टॉर्क आ रहे हैं तो हम उनको इक्वल करते हैं, ठीक है, इक्वल कर देंगे। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और उसका इस साइड वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहां से यहाँ क्या चीजें हो रही है, क्या क्या फैशन हो रही है, अगर हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो आपका L/2 है, क्योंकि टोटल लेंथ L है यार, समझते जाओ कुछ चीजों। तो यहां से मैं टॉर्क जो है जीरो कर रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो mg cos थीटा है, यहाँ पे हम जो रफ सरफेस है इसे म्यू इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। सो mg cos थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके यहाँ N2 का जो कंपोनेंट आएगा, जो N2 का जो नया कंपोनेंट आएगा उससे, ठीक है, N2 का जो नया कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा यार, वो होगा आपका, अगर हम ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो N2 का ये N2 cos थीटा और ये होगा N2 sin थीटा। सो N2 sin थीटा ऑफ L एंड इसको L/2 से, क्योंकि ये टॉर्क है यार, तो अगर सिर्फ फोर्स होता तो हमें L/2 लिखना नहीं पड़ता। तो टॉर्क क्या बोलता है कि यार फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L/2, L गेट्स कैंसल, सो आई विल गेट N2 जो है वो आपका आ गया mg ऑफ cot थीटा बाय 2। सो ये चीजें हमें समझ आ गई कि N2 जो है वो mg ऑफ cot थीटा बाय 2 है। सो इस तरह की कुछ चीजें आती है इक्विलिब्रियम में, हमें सिर्फ वहां पे करना होता है टॉर्क जीरो। तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया। मैं वापस बोल रहा हूं कि ये जो कोर्स है, ये जो या फिर ये जो, तो हमने अब तक जो है, मैंने जो कहा था कि पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे वो हमने अब तक पढ़ ली है। जो इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वाली सारी चीजें, एनर्जी वगैरह, वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होने जाने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम बाकी चीजों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप नए हो ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ इन नई सीरीज के लिए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब
और लाइक बटन, और प्लीज हो सके तो इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।